एक पेशेंट की टच एंड गो मुलाकात हो रही है, उसकी माँ आई है और माँ जो है पहले ही रोना शुरू हो गई है बच्चे को देख के, तो वो इमोशनली अनहेल्पफुल हो गई है। अब बच्चा जो है उसके रोने को देख के तो वो कोई ना कोई टेंट्रम थ्रो कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल जो प्रोसीजर है, नॉर्मल 90% से ज़्यादा प्रोसीजर ये है कि जो विलिंग वेज के अंदर एडमिशन होता है वो पेशेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है। और ऐसा कैसे सोचा जा सकता है कि जब आप दाखिल करवाने के बाद तीसरे दिन, 5वें दिन और 9वें दिन मिलने आए तो आप अब उससे मुज़ाकरात करें और वो कहे कि मैं घर जाना है तो किसी को वो कि तू नहीं जाना, और उसे कायल करने की कोशिशें करें, क्योंकि ओरिजिनली आपने सैकड़ों दफ़ा उसे कहा होता है कि नशा छोड़ दो या इलाज में चले जाओ। आपने सैकड़ों दफ़ा कहा होता है नशा छोड़ दो या इलाज में चले जाओ, और आखिर एक दिन आप कहते हैं कि इससे मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसको एडमिट कराना है। तो मुज़ाकरात का दरवाज़ा आपने बंद कर दिया और अब आपने उसकी ट्रीटमेंट का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया, और फिर टच एंड गो मीटिंग में आप फिर नए सिरे से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलते हैं, मुज़ाकरात का दरवाज़ा फिर नए सिरे से खोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट साइड ट्रैक हो जाएगी, ट्रीटमेंट साइड ट्रैक हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रीटमेंट है ही अगेंस्ट विल। क्योंकि ट्रीटमेंट के कई मॉडल होते हैं। एक मॉडल होता है जिसमें कोई स्ट्रीट एडिक्ट होता है तो वो खुद आके तो कहता है जी मेरा इलाज कर दो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, या जेल में होता है तो कहता है मेरा इलाज कर दो, मैं छोड़ना चाहता हूँ नशा। एक मॉडल होता है जो हमारे पास भी आते हैं, तो बेशतर पेशेंट तो आउटडोर में आते हैं, तो उनको हम तो कभी इंडोर का मशवरा ही नहीं देते। हम कहते हैं जी ठीक है, आप आउटडोर में आते रहिए, आपका इलाज हो जाएगा, और वो आना शुरू हो जाते हैं और उनका इलाज होता रहता है, और वो आते हैं और बातचीत करके चले जाते हैं। तो इमोशनली अनहेल्पफुल होना क्या है? इमोशनली अनहेल्पफुल होना टच एंड गो मीटिंग में, बल्कि कई दफ़ा तो पूछ लेते हैं तू खुश है ना, या बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं, खाना ठीक मिल रहा है ना, कोई मसला तो नहीं ना? दिल लग गया इधर? हाँ दिल लग गया। तो वो डर्टी क्वेश्चन जी। फेवरेट कौन है जी 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 हाँ, डर्टी क्वेश्चंस होते हैं, तो डर्टी क्वेश्चंस हमेशा अनहेल्पफुल होते हैं। ठीक, अच्छा, इसी तरह जब कोई घर आता है बच्चा रात को 2 बजे ड्रग्स के नशे में हो, तो उसको गाली गलौज करना इमोशनली हेल्पफुल है कि अनहेल्पफुल है? अनहेल्पफुल। उसे कहना कि देखो तुम्हारे तो बाप दादा ने कभी नशा नहीं किया था, तो तुम कैसे निकले हो हमारे ख़ानदान में, वो अपने खाला के बेटे को देखो वो कितना अच्छा है, और तुम अपने आप को देखो, अपनी शक्ल देखो, ज़रा शक्ल देख अपनी। तो ये इमोशनली हेल्पफुल होना है कि अनहेल्पफुल होना? तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमने इमोशनली हेल्पफुल होना है। इमोशन, अच्छा अब आइए अपने आप पर, तो हमारा अपना दिमाग कभी कभी इमोशनली अनहेल्पफुल हो जाता है, काबू में नहीं आता, कभी कभी काबू में आता है। और हर बंदे का दिमाग कुछ बातों में काबू में आ रहा होता है, कुछ बातों में काबू में नहीं आ रहा होता, कुछ बातों में इमोशनली हेल्पफुल हो रहा होता है और कुछ बातों में वो हेल्पफुल नहीं हो रहा होता। आपको पता है जब क्रेविंग हो रही होती है खाने की और आपने फैसला किया होता है कि मैंने वज़न कम करना है, और पता नहीं कहाँ से वो एक कुव्वत अंदर जन्म लेती है जो आपसे ओवर ईटिंग करा देती है, और फिर आप अपने आप को बुरा भला कहते हैं, और ये इमोशनली अनहेल्पफुल होना है। तो हम अपने साथ भी इमोशनली अनहेल्पफुल हो सकते हैं, हम दूसरों के साथ भी इमोशनली अनहेल्पफुल हो सकते हैं, तो इससे परहेज़ करना चाहिए। अब है कि इमोशनली हेल्पफुल कैसे होना है। इमोशनली हेल्पफुल होने के लिए सबसे पहले हमें माइंडफुलनेस, इस्तगराक, इस्तगराक, इस्तगराक का लफ्ज़ किस लफ्ज़ से पैदा हुआ है? गर्क से। गर्क से। गर्क का क्या मतलब है? डूब जाना, यानी वो अपने आप में डूब जाना, अपने अंदर गौर व फिक्र करते करते इतना खो जाना कि करीब वाले लोग आपको बुला रहे हो तो आपको पता ही ना चले। वो कहते हैं ना, खुद ही में डूब कर पाजा चरागे ज़िंदगी।
तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन। ठीक, तो ये जो माइंडफुलनेस है ये एक तरीका है, जो पहला तरीका है न्यूरोप्लास्टी की तरफ सफ़र का, कि रोज़ाना आलती पालती मार के बैठ जाएं और माइंडफुल हो कि आपका सांस आता जाता आपको महसूस हो, और इर्द गिर्द जो आवाज़ें आप नहीं सुन रहे थे वो आवाज़ें आपको आ रही हों। बहुत सारी आवाज़ें हम फ़िल्टर आउट कर देते हैं, तो उन आवाज़ों को सुने, परिंदों की आवाज़ें या हमसायों के घर से कोई आने वाली आवाज़, तो इसको हम कहते हैं कि हम माइंडफुल हो रहे हैं। और माइंडफुलनेस यानी इस्तगराक, इसकी जब हमें आदत हो जाती है तो नींद भी आसान हो जाती है और डिसीजन लेने भी आसान होते हैं, क्योंकि टेंशन और इस्तगराक इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इस्तगराक सीखना, मेडिटेशन भी कहते हैं इसको, मेडिटेशन सीखना, मेडिटेट करना, अपने अंदर के ख्यालात पे नज़र रखना, दिन में 2 दफ़ा जैसे सुबह और शाम को, और इरादतन गौर व फिक्र करना कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दूसरी चीज़ जो, जी, सारा दिन निगलेक्ट किया होता है ना, तो आखिरी मौका ख्यालात के लिए होता है कि हुण तुहानू सौन तो पहले फड़ लीए। मसला यह है कि अगर आप भाग रहे हो, मतलब अगर बंदा को पुलिस तो भज रहा होवे तो पुलिस उन्होंने किहड़े वेले फड़दी भला? जी, हाँ जी, पुलिस किहड़े वेले फड़दी? ठीक है ना। तो जब बंदा रात को सोने के लिए लेटता है, कहना हुण दस हुण कित्थे जाएगा, पहले तो हांडी पकांदे रहे तो हुण गल कर। जी, ये तो अच्छा है, ये तो कोई हरज नहीं, 10 मिनट ये भी कर लेना कि अच्छा आज का एनालिसिस कर ले। और एडिक्शन की दुनिया में जो 10वां कदम है, 12 कदमों के प्रोग्राम में जो 10वां कदम है वो इस बारे में है कि हर रोज़ एक वक्त पे अकाउंटेबिलिटी कर ले, अपनी एहतसाब कर ले, यानी हिसाब किताब कर ले। अच्छा जी, वो 12 कदमों वाला जो प्रोग्राम है वो एक 4A साइज़ के पेपर पे प्रिंट करवा के रख छोड़े, ताकि कोई भी मांगे तो एक कॉपी दे दे। मिल जाएगा इंशाल्लाह, आपको जुमेरात को मिल जाएगा। नहीं, इस्तगराक उसका तरीक़ेकार है, तरबियत बाद में मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे बर्तन होते हैं तो बर्तन एक जगह है जहाँ आप खाना पकाते हैं, खाना आप उसमें फिर जो मर्ज़ी पका लेते हैं, लेकिन बर्तन होना ज़रूरी है। तो आप यूँ समझें कि जो माइंडफुलनेस है ये एक तैयारी है, ये एक वज़ू है। जैसे आप एक तैयारी कर लेते हैं कि मैंने अपने आप के ऊपर गौर करना है, मैंने अपने मामलात को देखना है, और उसके लिए डेडिकेटेड टाइम हो, जो दिन में 2 दफ़ा हो जाए तब भी अच्छा है, 3 दफ़ा हो जाए तब भी अच्छा है। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो हर नमाज के बाद कर सकते हैं, उससे मदद मिलती है, क्योंकि नमाज में थोड़ा आप पहले ही अपने आप को दुनियावी मामला से अलग कर लेते हैं।